जो है वो डिफरेंशिएट होता है और हर प्रोडक्ट में अपना कोई एक यूनिक फीचर्स होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, iPhone 15 का अपना एक यूनिक फीचर है, 16 का उससे ज्यादा एडवांस्ड फीचर है, फिर 17 का उससे एडवांस्ड फीचर है, राइट। नेक्स्ट, हर प्रोडक्ट का अपना कॉस्ट है और हर प्रोडक्ट एक अलग अलग प्राइस पे सेल होता है। ओके, प्राइस डिपेंड करता है मार्केट पे। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मुझे एयरलाइन में ट्रैवल करना, मुझे अगर एयरप्लेन में ट्रैवल करना है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी, यार इतनी कॉस्टली है, काश मुझे ना विंडो सीट मिले, काश ये सीट अच्छी हो, काश मुझे कंफर्ट मिल सके, काश उनका फैसिलिटीज अच्छा हो, पंक्चुअल हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो ना एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, आप पे आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे आपसे। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, देखो पहला है प्राइस रेंज, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड क्या है डिस्काउंट्स हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज है कि नहीं है, कॉम्पिटिटर्स इस प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचते हैं मार्केट में। सपोज करो कि मैं वॉशिंग मशीन सेल करती हूँ, साथ में कोई एक और बंदा है जो सेल करता है, राइट, तो उसने क्या प्राइस में सेल की है, मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स का प्राइस जानना भी जरूरी होता है। देखो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरा कंपनी है, वो कुछ बेच रहे थे तो उनका जो मार्केट है वो कुछ और बेच रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट का सेल कुछ और हो रहा होगा और कंपनी से खरीद कर जो लेके जा रहे हैं उनका सेल कुछ और हो रहा होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे बीकॉम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स के उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट बुक का फर्स्ट यूनिट विच इज इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आई नो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है, बट मैं आपको ये चैप्टर्स बहुत ही थोरली और बहुत ही स्पीड अप करके करवाऊंगी ताकि बस यही चैप्टर्स और यही वीडियोस पढ़कर आपकी अच्छी मार्क्स स्कोर हो सके। ओके, आपको इसके अलावा और कोई भी चैप्टर्स की वीडियोस देने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 डेज पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स ऐड करूंगी, साथ ही ऐड करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आप लोग को बस उतनी सी ही पढ़ के जानी है। ओके, और प्लेलिस्ट बनाई हुई आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, आप उसको देख सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा। ये सेम नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट विच इज इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि भाई प्रोडक्ट होता क्या है। अगर कोई कंज्यूमर्स कुछ डिमांड करते हैं तो हम उन्हें क्या देते हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स, ये देते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है। ओके, इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम और सर्विस मेड अवेलेबल फॉर कंज्यूमर यूज एज ऑफ द कंज्यूमर डिमांड। मतलब क्या होता है, एक मार्केट में एक प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या फिर कोई एक सर्विस हो सकता है, या फिर कोई एक गुड्स हो सकता है जो कंज्यूमर्स के डिमांड के हिसाब से बनाई गई हो। अगर सपोज करो आप चाहते हो कि आपके घर में कुछ फर्नीचर बनाई जाए, कुछ फर्नीचर की काम करवाई जाए, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल की वो सर्विस है। अब वो सर्विस आपके अकॉर्डिंग होगा, तो कंज्यूमर का जो डिमांड है उस डिमांड के तरफ जो हम प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को देते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, देखो, इट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई द डिजायर और नीड ऑफ अ कस्टमर। तो हम अपने कस्टमर्स का नीड कैसे सेटिस्फाई करते हैं, अपनी बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको देकर, ठीक है। इन रिटेलिंग प्रोडक्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज मर्चेंडाइज एंड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आर बॉट एज रॉ मटेरियल्स एंड देन सोल्ड एज फिनिश्ड गुड्स। अ सर्विस इज आल्सो रिगार्डेड एज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो हम किसी सर्विस को भी प्रोडक्ट ही कहेंगे। सपोज कर लो कि आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई सलून है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस है, बट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। तो हम प्रोडक्ट को सेल पे ऑफर करते हैं, राइट। प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि भाई ये एक सर्विस है या फिर एक आइटम है। इट कैन बी फिजिकल और इन वर्चुअल और साइबर फॉर्म। तो फिजिकल प्रोडक्ट भी होता है, वर्चुअल प्रोडक्ट भी होता है, और साइबर तरीके का भी प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, हर प्रोडक्ट का अपना कॉस्ट है और हर प्रोडक्ट एक अलग अलग प्राइस पे सेल होता है। ओके, प्राइस डिपेंड करता है मार्केट पे। अब सपोज कर लो कि जो पोटैटोज होते हैं तो उनका प्राइस एक जैसा नहीं होता, तो अगर उनका प्राइस बढ़ता है या घटता है तो जो मार्केट में जितने भी वेजिटेबल सेलर्स हैं उन सबको पता होता है कि भाई ठीक है, चलो आलू जो है वो 60 किलो पे हम बेचेंगे, 60 रुपीज पर किलो पे बेचेंगे, ठीक है। तो उनका जो प्राइस होता है, प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। ओके, नेक्स्ट, the quality, the marketing and the segment that is targeted. Each product has a useful life after which it needs replacement. अब देखो क्या होता है ना, सपोज करो आपने कोई एक एसी बॉट की थी, ठीक है, खरीदा था आपने कोई एक एसी, उसका ना टाइम स्पैन है, उसको आप 20 साल तक यूज नहीं कर सकते,
ठीक है, उसका कुछ टाइम होगा, कुछ वारंटी होगा, ठीक है उसका। तो वहां पे क्या होता है ना कि हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, उसका टाइम स्पैन होता है कि ये प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ इतने दिन तक ही काम कर सकता है, आप इसको इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट। तो हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोडक्ट अगर मान लो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं, है ना, उस रिप्लेस करके उसे कुछ, उसके बदले कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आते हैं हमारे पास। ओके नेक्स्ट देखो, in FMCG parlance, a brand can be revamped, relaunched, or extended to make it more relevant to the segment and times, often keeping the product almost the same. जैसे सपोज कर लो आईफोन, ओके, तो आईफोन 15, 16, अब 17 आ गया है, तो आईफोन आईफोन ही है बट उनका नाम चेंज हो रहा है, आईफोन 15, आईफोन 16, आईफोन 17 आ गया, तो फीचर्स चेंज होंगे। तो जिस हिसाब से हम डिमांड को सुनते हैं कंज्यूमर्स के, उस हिसाब से फीचर्स को बदलते रहते हैं प्रोडक्ट में। ऑलराइट, तो इसे हम क्या कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट ऑफन कीप्स चेंजिंग ऑलमोस्ट बट प्रोडक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट दी सेम। क्लियर? ओके नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट का फीचर्स क्या क्या हो सकता है। पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में या प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कितने हद तक हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट्स आर द मीन्स थ्रू विच कस्टमर्स फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स। तो इसके थ्रू ही हमारे कस्टमर्स अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे, अपने वांट्स को फुलफिल करेंगे, है ना। इट सर्व्स एज अ मीडियम थ्रू विच बिजनेस ऑफर सर्विस टू कस्टमर्स फॉर सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स। ये एक मीडियम है, इस मीडियम के थ्रू कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स को सर्विस ऑफर करता है। ऑलराइट नेक्स्ट देखो, एक्सचेंज वैल्यू। प्रोडक्ट शुड हैव एन एक्सचेंज वैल्यू। सपोज कर लो मेरे पास आईफोन 15 था, अब मुझे आईफोन 17 खरीदनी है, तो मैंने आईफोन 15 खरीदा था 80,000 में सपोज, ठीक है, बट अब आईफोन 17 का दाम है 1,20,000, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो आईफोन का रीसेल वैल्यू है ना, तो हमने क्या की वहां पे कि आईफोन 15 जो मेरे पास ऑलरेडी था उसको मैंने 50,000 रीसेल वैल्यू पे बेच दिया और मैंने आईफोन 17 को खरीद लिया। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट को अगर मुझे रिप्लेस करना है, एक्सचेंज करना है, तो हर एक प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए कि एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसे लॉस ना बियर करना पड़े। ओके नेक्स्ट, टैंजिबिलिटी। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसमें टैंजिबल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जैसे मान लो वो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ओके, और फिजिकली हमारे आसपास वो प्रेजेंट रहे, तो उसे हम कहेंगे टैंजिबिलिटी। तो जो प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रेजेंस फील कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे टैंजिबल प्रोडक्ट्स। क्लियर? ओके नेक्स्ट, इनटैंजिबल क्या होता है, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है, ना ही उनसे टच कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स। इन केस ऑफ जैसे मान लो सर्विसेज, जैसे मान लो बैंकिंग सर्विसेज है, रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ क्या हो सकता है, ये टैंजिबल एसेट्स नहीं है, ये इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स है। क्लियर? ओके, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स देखो, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट होता है और हर प्रोडक्ट में अपना कोई एक यूनिक फीचर्स होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, आईफोन 15 का अपना एक यूनिक फीचर है, 16 का उससे ज्यादा एडवांस्ड फीचर है, फिर 17 का उससे एडवांस्ड फीचर है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो प्रोडक्ट हमारे मार्केटिंग मिक्स का सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो मार्केट चलेगा कैसे, है ना। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट का, कि वो हमारे मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट होता है। क्लियर? ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट पूरे मार्केटिंग मिक्स का सबसे की एलिमेंट होता है ना। ऑल अदर एलिमेंट्स जैसे कि मान लो प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस मिक्स हो गया, ये सब कुछ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। एलिमेंट कौन सी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, अब प्राइस, प्रमोशंस, सेल्स, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट कैसा है। अगर मान लो प्रोडक्ट बहुत ही कम अच्छा नहीं होगा तो प्राइस क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो प्रोडक्ट मेन चीज हो गया और बाकी सब कुछ इस पे डिपेंड करती है। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट, इनिशिएट्स मार्केट प्लानिंग। प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो अगर मान लो प्रोडक्ट ही नहीं होगा मार्केट में तो मार्केटिंग करेंगे कैसे, तुम्हारे मार्केट का सबसे स्टार्टिंग प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल्स प्रमोशन हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब कुछ हम किस पर डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उस पर डिसाइड करते हैं हमारा सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ। क्लियर? ओके, कॉम्पिटिटिव वेपन देखो, प्रोडक्ट इज अ पावरफुल वेपन ऑफ अ बिजनेस टू फेस स्ट्रिक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। Businesses by efficiently producing products are able to provide better quality at a lower cost which attracts more and more customers. Okay? तो यहाँ पे क्या है देखो, हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन होता है
है ना। अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो हमारा मार्केट अच्छा चलेगा ना। देखो, तो बिजनेसेस जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर एफिशिएंटली डिपेंड करता है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्ट्स को हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, पीपल बाय, लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग अलग सेटिस्फाइंग लेवल के लिए। सपोज करो मुझे खाना है तो मैं कुछ खाने की चीजें खरीदूंगी अपना भूख मिटाने के लिए, है ना, अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मुझे कुछ शो ऑफ करनी तो मैं क्या खरीदूंगी, अच्छी कार्स, अच्छी फोन्स, राइट। तो वो हो गया मेरा शो ऑफ। तो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर सेटिस्फाइंग डिफरेंट नीड्स ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट, की टू मार्केट सक्सेस। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, कि हमारे मार्केट में हमें सक्सेस मिल सके। ऑलराइट, if business is able to deliver products in accordance with customer requirements, the product will widely be accepted। अगर हम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ये सोचकर कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या मैं कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रही हूं, अगर नहीं कर रही तो क्या फायदा है प्रोडक्ट्स को बेचने का। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या बेचते हो या सेल करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो या फिर कोई भी चीज करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में, टॉप ऑफ द माइंड में, प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स कैसे यूज करेंगे उसको दिमाग में रखना होगा। ऑलराइट, ओके। देखो, essential for social viewpoint. It is important from the viewpoint of society as it provides numerous benefits to them. Product satisfies the wants of society. हमारी सोसाइटी का want satisfy होता है प्रोडक्ट्स के थ्रू। ओके, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होते हैं and also serves as a means of providing employment opportunities to a large number of people involved in the various process of the product. Obviously अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन रहा है तो उसमें क्या होगा, सपोज करो मेरा कोई फैक्ट्री है, मैं रॉ मटेरियल्स को खरीद के लाती हूँ और फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करती हूँ, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, हायर रेट्स पे ना, तो लोग एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, है ना। तो ये भी हो गया हमारा सोशल व्यू पॉइंट पे, जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती है अगर प्रोडक्ट्स लार्ज नंबर में मुझे लोगों को देना है तो, अब प्रोड्यूस करनी है तो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब पढ़ेंगे हम कि हमारे प्रोडक्ट्स का लेवल क्या है। पहला है कोर बेनिफिट। नाउ व्हाट इज कोर बेनिफिट? कोर बेनिफिट इज द ऑल्टरनेटिव कॉल्ड अ core benefit, core product. Primary benefit of consumers will get when they buy or use your product. तो consumers को benefit कब मिलेगा, जब वो हमारे products को use करेंगे, खरीदेंगे। बिना खरीदे कैसे समझेंगे कि हमारा product उनके लिए अच्छा है कि नहीं है ना। Next देखो, core benefit is not a physical product. It is only the idea that if the product is made, it will offer to consumers. तो देखो, अगर suppose कर लो कि हमने कुछ products को बनाया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना consumers को इस पे कुछ offers लगा के उनको बेचूं, तो ये वाला क्या हुआ, ये सिर्फ हमारे कस्टमर्स जो है वो उसको ट्राई करने के बारे में सोचेंगे, कुछ उत्साहित होंगे ऑफर्स या डिस्काउंट्स देखकर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द प्री स्टेज इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि यूनिक बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट का, जो मैं लोगों को बताऊं कि भाई देखो हमारे प्रोडक्ट का ना ये यूनिक बेनिफिट, आप इसको खरीदो, आपके लिए बेटर है ना। नेक्स्ट, दिस बिकम्स द मेन रीजन फॉर बाइंग टू कंज्यूमर्स। Let's take an example of the product. तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। Book is the knowledge it provides. Similarly, say an airline, its core benefit will be making people go from one place to another by air or aeroplane. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो मुझे पता है कि हाँ ठीक है आप ट्रैवल करो ट्रेन में, बट एयरप्लेन में क्यों ट्रैवल करना चाहिए भाई, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है ना, कॉस्टली है, बट आप बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही आपका सेटिस्फैक्शन करके जाओगे उसमें, आप ट्रैवल जब कर रहे होगे तो एक कंफर्ट फील होगा आपको, है ना। तो लोग डिफरेंशिएट क्या कर पाए कि भाई ट्रेन में मुझे कंफर्ट उतना नहीं मिलेगा बट एयरप्लेन में मिलेगा। तो जो एयरप्लेन्स की जो इंडस्ट्री है उन्होंने क्या सोचा कि भाई ठीक है लोगों को ना कंफर्ट भी चाहिए, तो चलो एयरप्लेन इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें कस्टमर्स की नीड को देखना होगा। ओके, नेक्स्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट मींस जनरल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल्सो में से क्या कहते हैं, बेसिक या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट। सेकेंड लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड वर्जन ऑफ द कोर प्रोडक्ट, दैट इज बेनिफिट। फर्स्ट लेवल में क्या है, आपको डेवलप करनी पड़ेगी आइडिया आपके प्रोडक्ट को लेके, क्या आपके प्रोडक्ट को लेके आपकी क्या आइडिया है, ठीक है। सेकेंड लेवल में क्या होता है कि प्रोडक्ट आइडिया को कन्वर्ट करना है हमें एक्चुअल प्रोडक्ट में, ठीक है। सपोज करो मैंने सोचा कि भाई ठीक है हमें ना डिजिटल बोर्ड बनानी है, तो उसमें हम हाथ से ना लिखे तो हमें ना मार्कर पेन बनानी चाहिए। तो ये क्या था, प्रोडक्ट का आइडिया था। अब मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है, तो अब ये क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट है। समझ में आ रही है ना बात? ओके ओके,
It is done by adding some product attributes like packaging, branding, etc. so as to make it physical form. तो मैंने सपोज कर लिया, मैंने बोला कि भाई ठीक है इसको ना मैं ऐसे दे दूंगी, आपको लोग खरीद लो, तो ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू पैकेज इट नाइसली, अच्छे से पैकेजिंग करो, इसकी ब्रांडिंग करो, ब्रांड का नाम लिखो इधर. तो ये क्या हो गया, ये ना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है. समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसमें, कंज्यूमर्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई प्रोडक्ट कैसा चाहिए उनको. ठीक है, लेट्स से एग्जांपल है, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ मोबाइल फोन ही शुड एक्सपेक्ट द फीचर्स लाइक स्टोरेज, म्यूजिकल प्लेयर, सिम इंसर्शन, फ्री चार्जर एक्सेट्रा. सपोज कर लो कि आप गए हो एक मोबाइल शॉप पे, ठीक है, शोरूम में आप गए हो, आपको चाहिए कि भाई मुझे एक ना फोन दिखा दो. आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि भाई अच्छा सा स्टोरेज हो जाए, कि मुझे तो भाई इतना फोटोज, इतना वीडियोस, इतना डॉक्यूमेंट्स है ना, कि मुझे इसके लिए स्टोरेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फोन के लिए. और मेरा फोन में स्टोरेज इतना खत्म हो चुका है, मेरी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस ऐसी है जो बैकअप में ले ही नहीं रहा है. तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? प्रोडक्ट का स्टोरेज, फोन का स्टोरेज. ठीक है, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे पहले कि भाई फोन में स्टोरेज अच्छा है कि नहीं है, म्यूजिक प्लेयर है कि नहीं है, सिम इंसर्शन कैसा है, चार्जर मुझे फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस है जो कंज्यूमर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. ये बेसिक चीजें है ना. ओके, फॉलोइंग द एयरलाइन एग्जांपल. अब मान लो जैसे सपोज करो हम एयरलाइन एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं. कंज्यूमर्स वुड एक्सपेक्ट फीचर्स लाइक गुड सीट्स, सीट बेल्ट, पंक्चुअलिटी एक्सेट्रा. तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर मुझे एयरलाइन में ट्रैवल करना, मुझे अगर एयरप्लेन में ट्रैवल करना है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? यार इतनी कॉस्टली है, काश मुझे ना विंडो सीट मिले, काश ये सीट अच्छी हो, काश मुझे कंफर्ट मिल सके, काश उनका फैसिलिटीज अच्छा हो, पंक्चुअल हो. तो ये एक्सपेक्टेशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो ना एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? आप पे आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे आपसे. ऑलराइट, नेक्स्ट, argumented product answer. Argumented product means adding additional features to the actual product that would exceed customers expectation. तो आपने सोचा था कि भाई ठीक है बस ना ये लिखने में काम आ जाए, ये मार्कर पेन. सपोज आपने सोचा कि भाई ठीक है लिखने में बस काम आ जाएगा, मुझे तो बस लिखना ही है. बट मैंने क्या किया, इसके ऊपर एडिशनल फीचर्स डाल दी ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको मिल सके. दैट विल अट्रैक्ट माई कस्टमर्स. ओके, नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज द लास्ट प्रोडक्ट अमॉन्ग 5 लेवल्स. सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो कि इस 5वें लेवल में सबसे नीचे आता है. इट इज पॉसिबल चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस दैट कंपनीज में मेक टू देयर प्रोडक्ट्स. तो हो सकता है कि भाई कंपनी अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर रही है. हियर कंपनीज फर्दर ऐड एडिशनल बेनिफिट्स फॉर फीचर्स टू एक्चुअल प्रोडक्ट्स. तो वो क्या करती है? अपने एक्चुअल प्रोडक्ट्स में कुछ बेनिफिट्स, कुछ फीचर्स ऐड ऑन करती है. राइट, टेक नोट दैट दिस इज ओनली द आइडिया कंपनीज प्लान टू डू, but they have not implemented it on the product yet. तो ये बस अभी तक सोच रही हैं कि मुझे कुछ एड ऑन करनी है, उन्होंने अभी तक किया नहीं है. ठीक है, ओके. फॉलोइंग द प्रीवियस एग्जांपल, एयरलाइन कंपनी में फर्दर प्लान टू प्रोवाइड फ्री टैक्सेस टू द कस्टमर्स हु आर नियर द एयरपोर्ट स्टेशन. सपोज करो मैंने सिर्फ प्लान किया कि जो एयरपोर्ट स्टेशन पे है उनके लिए मैं ना फ्री टैक्सीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनको वहां से प्लेन तक आने में कोई दिक्कत ना हो. तो उन्होंने बस ऐसा सोचा, क्या इंप्लीमेंट किया? अगर इंप्लीमेंट कर दिया है तो वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आइडिया से कहां पे चेंज हो गया? एक्चुअल प्रोडक्ट में. अगर नहीं किया तो भी फिलहाल वो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आइडिया रह गया बस, अभी वो एक्चुअल प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, अब पढ़ेंगे हम मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. वेट अ सेकंड गाइस. ओके, marketing mix is defined by the use of marketing tool that combines a number of components in order to become harden and solidify a product's brand and to help in selling the product or service. Products based companies have to come up with strategies to sell their products and coming up with a marketing mix is one of them. तो भाई देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ मार्केटिंग अच्छा चले, मेरा प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? मुझे करना पड़ेगा ये कि मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज लगाना होगा, ऑब्वियसली लगाना होगा. तो मैं उसके लिए क्या करूंगी? मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना मार्केटिंग मिक्स करती हूँ. स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छा है, तो उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं भैया कि क्या हो सकता है ना. देखो, कंसेप्ट ऑफ 4 P's इन मार्केट. तो 4 P's है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. 4 P's और 7 P's आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? एक सेकेंड में थोड़ी सी पानी पी लूं यार, बड़ी तेज की प्यास लग गई है. तो फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट मिक्स. Product is not just a physical, tangible object. It is rather a bundle of services associated with the utilization of that product. तो ये क्या है?
प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमारा सर्विसेज भी होल्ड करता है कि हम कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, है ना। नेक्स्ट, पर्सन एग्जाम्पल डज नॉट बाय, सपोज कर लो कि एक पर्सन है जिन्होंने प्रोडक्ट को पोजीशन से के लिए खरीदा है, rather he or she expects a number of services and convenience to be obtained from using the product। तो वो क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है खरीद लेती हूँ मैं इसको, तो ना इससे क्या होगा ना, मुझे अच्छा सर्विसेज तो कम से कम मिलेगा, है ना। देखो सपोज करो मैं वॉशिंग मशीन खरीदती हूँ अगर, तो वहां पे क्या है, मुझे ना सर्विस मिलेगा कि वो मशीन जो है मेरे कपड़े धो के मुझे देगा। तो अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी है, अब वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करेगा, राइट। देखो some of the important factors which actually go into the designing of the product mix are decisions about। तो कुछ देखो फैक्टर्स है। पहला क्या है, देखो मल्टीपल यूज ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा स्टैंडर्ड कैसा है प्रोडक्ट का, तीसरा ब्रांड क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट में गारंटी या वारंटी कितनी दी हुई है, और फिफ्थ क्या है कि आफ्टर सेल्स आप मुझे कुछ सर्विस दोगे कि नहीं दोगे। सपोज कर लो कि मैंने बोला ना वॉशिंग मशीन मैंने खरीदी, तो मैंने खरीद लिया, उसको 1 महीना हुआ है, मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो क्या जिससे मैंने खरीदा है वो मुझे आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को। ओके, नेक्स्ट, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ these products factors and other makes for designing the product mix। Basic idea behind making a product mix is to produce and offer a product that makes it acceptable to the target consumers। तो मतलब बेसिक सी चीज क्या है कि भाई देखो मुझे क्या करनी है, प्रोडक्शन मिक्स ऐसे करनी है कि मैं कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई कर सकूं, दैट्स इट। ओके, ये फर्स्ट पी था। सेकेंड पी क्या है, प्राइस मिक्स। इसको देख लो, प्राइस फैक्टर इज परहैप्स द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है मार्केटिंग मिक्स का, उसका प्राइस। ऑलराइट, ओके। एज बाइंग डिसीजन किस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर्स क्या सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, अगर कम होता है तो भाई अफोर्डेबल है, हम खरीद सकते हैं। तो डिपेंड करता है प्राइस पे कि प्रोडक्ट इंसान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरर्स प्राइस डिसीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए प्राइस क्या किस पर डिपेंड करता है कि मैंने मैन्युफैक्चर किया है, मुझे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लगा है, तो क्या मुझे प्रॉफिट होल्ड होगा, यहाँ पे एक प्रॉफिट मार्जिन तो रखना पड़ेगा ना अपने लिए, है ना। ओके, तो वो सोचते हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं सेलिंग द प्रोडक्ट करने से पहले, मतलब प्रोडक्ट को बेचने से पहले वो अपने लिए कुछ मार्जिन रख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, देखो पहला है प्राइस रेंज, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन। सेकंड क्या है, डिस्काउंट्स हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज है कि नहीं है, कॉम्पिटिटर्स इस प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचते हैं मार्केट में। सपोज करो कि मैं वॉशिंग मशीन सेल करती हूँ, साथ में कोई एक और बंदा है जो सेल करता है, राइट, तो उसने क्या प्राइस में सेल की है, मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स का प्राइस जानना भी जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, प्राइसिंग एक्सपर्ट को डिस्क्रिमिनेट करो। रीसेल वैल्यू क्या हो सकती है प्रोडक्ट की, इसमें मैंने पहले बताया था ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि भाई रीसेल वैल्यू होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट का। तो सेम चीज है कि भाई अगर मैं इसको रीसेल करती हूँ उसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये 2 पीस था। थर्ड पी देखो, प्लेस मिक्स। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट टर्म प्लेस इज यूज्ड टू रेफर टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इंटरमीडियरीज व्हिच फेच प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू द फेस ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो वो जो हमारा प्लेस है ना कि मैन्युफैक्चरर से किस तरीके से प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के पास आती है, उसे हम कह रहे हैं प्लेस मिक्स। ओके, देखो प्लेस इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एज, क्योंकि ये क्या दिखाता है कि प्रोडक्ट जो है वो कितना यूजफुल है और कैसे सुटेबल है इसी प्राइस में, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल, ठीक है, प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को अवेलेबल होते हैं फ्रॉम द सेंटर एट कन्वीनियंट बाइंग। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई ठीक है आप घर जाइए, मैं डिलीवरी करवाता हूं आपको, ठीक है, तो वहां पे मान लो डिलीवरी मैंने आज बोला था, कल मैं गया था बोलने के लिए कि भाई मुझे डिलीवरी करवा दीजिए, बट सर्विस अच्छा नहीं है, डिलीवरी अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है। ओके, सपोज कर लो कि कंज्यूमर्स एट द सेंटर ऑफ कन्वीनियंट बाइंग, busy consumers of today's affluent societies will be most unwilling to buy these products traveling long distances। अब इसमें देखो कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला क्या है, होलसेलर्स जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सेलिंग एजेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, वेयर हाउसिंग जहां पे प्रोडक्ट हमारा स्टोर किया हुआ है, कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग आउटलेट्स, और होम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को होम डिलीवरी करवाते हो। ये हो गया हमारा प्लेस मिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन मिक्स। देखो प्रमोशन मिक्स मतलब क्या होता है कि आप अपने क्रिएशन का, मेंटेनेंस का,
डिमांड को और कम्युनिकेशन एग्जिस्टेंस को रेफर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रमोशन मतलब क्या होता है, सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि इसके बिना प्रमोशनल एफर्ट्स पीपल को पता नहीं होगा, वो हमारे प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, ना ही सेटिस्फाई होंगे अपने नीड से, राइट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, कुछ कुछ देखो हमारा लिखा हुआ है कि कुछ कुछ फैक्टर्स है। पहला क्या है, एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मीडिया, हमें कुछ कुछ अलग अलग मीडिया से अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करानी होगी। मीडियाज कौन कौन सी है, प्रेस, रेडियो, टीवी, फिल्म, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, पॉइंट ऑफ परचेज, ये सब कुछ हो गया हमारा एडवर्टाइजिंग का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट हम पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं सेल्समैनशिप में, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्समैन होते हैं, है ना। अब सेल प्रमोट करेंगे उसका अलग अलग मेथड है। सपोज के लिए मैंने बोला कि भाई ठीक है कूपन से सेल करेंगे, हम सेल के प्रोडक्शन से मतलब अमाउंट से रिड्यूस करके सेल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, हमें फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर लोग हमारे शायद सामान को खरीद ले, है ना। तो ये कुछ कुछ हो गया सेल्स प्रमोशन, ठीक है। स्टैम्प से, बोनस, ऑफर्स, प्राइस कंटेस्ट, होस्ट ऑफ अदर डिवाइसेस, तो ये कुछ कुछ हो गया फैक्टर्स फॉर प्रमोशन मिक्स। तो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन्स, ब्रांड ऑफर्स, ये सब कुछ करनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब पढ़ेंगे हम 7 P's क्या क्या है मार्केटिंग मिक्स में। पहला है प्रोडक्ट, फर्स्ट P प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, कोई भी गुड या कोई भी सर्विसेज जो हम बिजनेस एज अ बिजनेस अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट क्या है हमारा, फिजिकल या टैंजिबल ऑफरिंग है जो एज अ बिजनेस पर्सन हम अपने कस्टमर्स को देंगे, ठीक है। कुछ कुछ इसका देखो टारगेट है, कुछ कुछ इसका बेनिफिट्स है। पहला क्या है, फीचर एंड बेनिफिट्स, प्रोडक्ट कुछ भी ऑफर करे तो वो कुछ बेनिफिट्स कस्टमर्स को ऑफर करती है। सेकंड क्या है, क्वालिटी कैसा होगा प्रोडक्ट का, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड है, क्या ब्रांड है, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। डिफरेंट वर्जन्स, क्या उस प्रोडक्ट का अलग अलग वर्जन्स और मॉडल्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। पैकेजिंग, किस तरीके से हमने उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की थी व्हाइल सेलिंग द प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट, सर्विसेज क्या है कि भाई आफ्टर सेलिंग आप मुझे क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वारंटी है इस पे, क्या कोई गारंटी है, कुछ तो सर्विस आप मुझे दोगे ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंड देखो प्राइस एलिमेंट ऑफ 7 P, सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या कवर अप करता है, हमारे गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट, कि भाई क्या कॉस्ट पे हम ये गुड्स या सर्विसेज को बेचेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट, तो प्राइस क्या है, ये उस अमाउंट ऑफ वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कस्टमर्स पे करते हैं व्हाइल परचेजिंग देयर प्रोडक्ट, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम अपने प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटिव प्राइस से और अपने प्रॉफिट मार्जिन को रखकर सेट करें, ऑलराइट। नेक्स्ट, इसमें देखो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, इसमें देखो कौन कौन सी है। पहला प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे मान लो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग करेंगे, स्कीमिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करेंगे, तो ये हमारा पहला स्ट्रेटजी हो गया। सेकंड क्या है, कुछ डिस्काउंट और अलाउंस देंगे, कुछ स्पेशल ऑफर, कुछ ट्रेड डिस्काउंट, कुछ सेलिंग ऑफर्स, ओके। थर्ड हम क्या करेंगे, पेमेंट टर्म करेंगे, भाई ठीक है आप क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं आप अमाउंट को, तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स को रिलैक्स फील करेंगे वो, कि यार ठीक है पैसे की टेंशन तो नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड से ऑफर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ चेंजेस इन प्राइस इफेक्ट कस्टमर्स डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, हल्का ऊपर नीचे हो गया ना कस्टमर्स का दिमाग घूम जाएगा, वो शायद प्रोडक्ट्स को ना भी खरीदें या फिर खरीद भी सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, थर्ड P क्या है, प्लेस। नाउ प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे फिजिकल हो सकता है, कोई स्टोर हो सकता है या कोई ऑनलाइन स्टोर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर्स तक पहुंच रहा है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ मार्केट प्रेजेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल हो रहा है। फिजिकल लोकेशंस क्या है जहां से प्रोडक्ट हमारा सोल्ड होता है, तो ये हो गया हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, ये था हमारा थर्ड P। अब फोर्थ P देखो क्या है, प्रमोशन, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पब्लिक रिलेशन से सेल्स प्रमोशंस के थ्रू, ट्रेड डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, डिस्काउंट्स, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेल्स को प्रमोट करेंगे हमारी। कुछ कुछ फैक्टर्स इसमें क्या क्या देखो, पहला हो गया एडवर्टाइजिंग, तो आप कुछ पेड प्रमोशंस करो मीडियाज के थ्रू, प्रेस के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू कुछ पेड प्रमोशंस करवाओ, है ना। सेकंड क्या है, सेल्स प्रमोशन करो, कैसे होगा, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स रखो, ताकि कूपन्स रखो, कोई कॉन्टेस्ट रखो कि प्रोडक्ट आपसे खरीदने लोग आए, ठीक है। थर्ड क्या, पब्लिक रिलेशंस, सपोज को आपका पब्लिक इमेज, मेरा रिलेशंस बहुत ही अच्छा था, तो वहां भी आपको पेड अप करके आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो ना, प्रमोट कर सकते हो, है ना। सेकंड क्या है, पर्सनल सेलिंग,
अगर आप मान लो एज अ सेलर और एज अ बायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनको बेच रहे हो तो ये हो गया हमारा पर्सनल सेलिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग। अपने सेल्स को, प्रोडक्ट को अपने क्या करो, ऑनलाइन में लगाओ। उनको बोलो कि भाई ठीक है ऑनलाइन रजिस्टर करिए, ये कूपन है, ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज है, ये ऑफर्स है, तो लोग उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब आ गया पीपल। तो पीपल मतलब क्या होता है, ये कौन कौन हो सकता है, कोई एम्प्लॉइज हो सकता है, कस्टमर्स हो सकते हैं, या कोई स्टेक होल्डर हो सकता है जो डायरेक्टली बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना। इसमें कौन कौन सी चीजें दिखी हुई है, देखो पहला है हमारे एम्प्लॉइज, तो स्टाफ हमारे प्रोडक्ट को और सर्विसेज को डिलीवरी करने में हेल्प करता है ना। फिर कौन है, कस्टमर्स। तो कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स को सपोर्ट चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेज, है ना। थर्ड कौन है कि ये इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉइज जो है उनके अंदर नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज हो, ताकि जो कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ऑलराइट, नेक्स्ट कस्टमर इंटरेक्शन है, कैसे एम्प्लॉइज जो है वो अपने कस्टमर से अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, उनको एंगेजिंग बना रहे हैं कॉन्वर्सेशन को, ताकि वो हमसे प्रोडक्ट को खरीद कर ले जाए। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, ओके। इसमें देखो क्या क्या चीज होती है, सर्विस डिलीवरी, किस तरीके से डिलीवरी करवाते हो आप लोग, क्या स्पीड अप डिलीवरी है। ओके, एफिशिएंसी, क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट को रिड्यूस करते हो, क्वालिटी आपका इंप्रूव्ड है या नहीं है। ओके, थर्ड क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस, क्या क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इंश्योर करती है कि वो आपके प्रोडक्ट को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लेवल पे यूज कर पा रही है। टेक्नोलॉजी यानी कि टूल्स और सिस्टम्स जो आपके प्रोडक्ट को बहुत ही एनहांस रख सकता है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, ये हो गया सिक्स्थ पी। ओके, सेवेंथ पी क्या है, फिजिकल एविडेंस। लास्टली फिजिकल एविडेंस हो गया हमारा सबसे 7P का लास्ट एलिमेंट। इसमें क्या क्या होता है, देखो पहला है एनवायरमेंट, फिजिकल सेटिंग वेयर सर्विसेज डिलीवर्ड, कि कहां पे सर्विस हमारा डिलीवर हो रहा है। टैंजिबल क्यूज, फिजिकल आइटम, जैसे मान लो हमारा कोई ब्रोचर हो गया, यूनिफॉर्म्स हो गई, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डिलीवरी भी करवा रहे हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस, तो हमारा कोई वेबसाइट होना चाहिए, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से लोग हम लोग को देख पाए, हमें पहचान पाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रांडिंग मटेरियल, सपोज करो हमारा लोगोज हो गया, सिग्नेज हो गया और अदर विजुअल्स हो गए, जहां से लोग हमें जान पाएंगे और हमारी कुछ ब्रांड की ना इमेज होगी जिससे लोग आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इंपॉर्टेंस क्या क्या है 7 P's का, पहला है हमारा अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को नीड को अंडरस्टैंड करो कि कैसे कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन को आप इंप्रूव करोगे, उनको अलग अलग कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करके दिखाओगे कि भाई ठीक है आपके अलग कॉम्पिटिटर जो है ना वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, मैं आपको ऐसा दे रहा हूं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। 7P क्या करेगी, आपके बिजनेसेस को हेल्प करेगी डेवलप करने में, एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी डेवलप करने में हेल्प करती है, जिससे कस्टमर, सपोज करो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिजनेस माइट रियलाइज दैट देयर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज हायर देन देयर कॉम्पिटिटर्स, लीडिंग देम टू रिवैल्यूएट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव सेल्स। तो मुझे पता चला कि भाई ठीक है, मैं जो बेच रही हूँ ना शायद उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और जो बाकी लोग बेच रहे हैं उसकी प्राइस बहुत ही कम है। शायद यही वजह है कि प्रोडक्ट्स में से खरीदने मेरे कस्टमर्स नहीं आते, उनके पास जाते हैं जस्ट बिकॉज द प्राइस इज लोअर देन माइन। तो मैं क्या करूंगी, प्राइस को और कम करूंगी, उनके प्राइस से भी कम कर दूंगी, तो कस्टमर सीधे मेरे पास आएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूट सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स। आपको क्या करनी पड़ेगी, आप जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, है ना, तो एक प्रॉपर कैंपेन लगाओ कि भाई ठीक है ये कूपन है, हमारे प्रोडक्ट का ये प्राइस है, इंफॉर्मेशन दो कस्टमर्स को कि आपके प्रोडक्ट में क्या अलग है बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स। आपको क्या करनी पड़ेगी, बिजनेस कैन इंक्रीज सेल प्रॉफिट इंश्योर करना है हमें ये कि हमारे एम्प्लॉयज जो है वो ट्रेंड है कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने में। अगर ट्रेंड नहीं है तो वहां पे क्या होगा, कस्टमर्स डिसैटिस्फाई होंगे और फिर दोबारा वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हाउ टू यूज द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कैसे हम 7 P's को यूज करते हैं मार्केटिंग मिक्स को, पहले प्रोडक्ट से शुरू करो। ठीक है, प्रोडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मेक श्योर करो कि प्रोडक्ट जो है वो वेल डिजाइंड है, हाई क्वालिटी का है या नहीं है, और कस्टमर्स के नीड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करो। प्राइस ये ध्यान रखना है कि हमारे जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स है उनके हिसाब से हमारा प्राइस कैसा है। यू शुड ये भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू जो है
जब वो रीसेल होता है तो उसका प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के हिसाब से हमें अपनी प्राइस को फिक्स करनी पड़ेगी, सेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, राइट प्लेस सिलेक्ट करो कि आपको प्रोडक्ट को कहां पे बेचना है। वेयर यू सेल योर प्रोडक्ट विल हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन योर सेल्स। सपोज कर लो कि आप ना दो जगह पे सब्जी बिक रही है, ठीक है, एक रास्ते पे नॉर्मल और एक नाला के पास। तो प्लेस फैक्टर है या नहीं है, अब कहां से खरीदोगे, जो रास्ते पे बिक रहा था, है ना, जो नाला के पास बिक रहा है उसके पास से तो आप नहीं खरीदोगे ना। तो प्लेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। फोकस ऑन पीपल। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारा प्रमोट योर प्रोडक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू लेट पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन द पीपल। पीपल हु इंटरेक्ट विद योर बिजनेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर सक्सेस। मेक श्योर करो कि आपसे जो इंटरेक्ट करने के लिए आ रहे हैं वो एक पॉजिटिव और एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस लेकर जाएं, वरना आपके पास दोबारा कभी नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। बाइंग, उसको यूज करो, एफिशिएंट है, पॉसिबल है। मेक श्योर करो कि आपके वेबसाइट पे वो चीज इजिली नेविगेट हो सके, ओके। नेक्स्ट, क्रिएट फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस प्रूफ करके रखो कि भाई क्यों एक पॉजिटिव इंप्रेशन जरूरी होता है ना कस्टमर्स के लिए। तो पॉजिटिव इंप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है फिजिकल एलिमेंट्स, जैसे मान लो कौन कौन सी है, ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस, कि हाँ हमारे इतने हैप्पी कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमसे सर्विसेज करवाई है, तो ये कुछ कस्टमर्स है ये हमसे खुश हुए थे, तो आप भी खुश होंगे मुझसे, मेरे से काम करवा के तो देखिए, ओके। नेक्स्ट देखो, मार्केटिंग मिक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होता है, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द एलिमेंट्स दैट अ कंपनी कैन कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड सेल इट प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी कंपनी जो चाहते हैं कि भाई हमें अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को, अपने एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फार्मर्स के लिए भी, कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली प्रमोट करवा सके, है ना। तो यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ चीजें हैं। देखो सपोज कर लो, पहला क्या है, पहला था हमारा प्रोडक्ट, राइट। तो फिजिकल प्रोडक्ट क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमें सर्विसेज का वारंटीज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लो कि एक फार्मर, ठीक है, वो कुछ सेल कर रहा है, वो क्या सेल कर रहा है, फ्रेश प्रोड्यूस चीजें सेल कर रही है। एज वेल एज वो ऑफर करता है कि भाई टेंशन ना ले, मैं आपको डिलीवरी भी करवाऊंगा और स्टोरेज सर्विस भी है हमारे पास। तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए ना। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्राइस। दिस रेफर्स की, रेफर क्या करते हैं कि भाई आप एज अ फार्मर कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हो क्या लोगों को। फार्मर माइट कंसिडर, वो क्या कंसिडर करते हैं कि भाई ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर्स कंसिडर करनी पड़ेगी फार्मर्स को भी। सपोज कर लो कौन कौन सी फैक्टर्स है, प्रोडक्शन का कॉस्ट हो गया, कॉम्पिटिटर्स का कॉस्ट हो गया, कंज्यूमर का डिमांड हो गया। तो while setting the price of the product, farmers need to work on these of the factors. Okay, next, place क्या है, इंपॉर्टेंट है कि फार्मर अपने ग्रोसरीज को कहां सेल कर रहे हैं, एट द स्टोर और ऑनलाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फार्मर माइट चूज टू सेल प्रोडक्ट्स थ्रू वैरायटी ऑफ चैनल्स। जैसे सपोज अगर वो चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो कस्टमर्स के पास पहुंच के भी सेल कर सकते हैं, एक चाहे तो वो कर सकते हैं कि भाई ठीक है ऑनलाइन खरीद लो, तो वो भी होता है। प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमोशन, इसका मतलब क्या है, कुछ मेथड यूज होता है। सपोज करो मैंने बोला कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता हूँ अपने ग्रोसरीज का, तो करो भैया। कैसे करोगे आप, सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या फिर माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो पर्पस क्या है, मार्केटिंग मिक्स का पर्पस क्या होता है। पहला है अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, कि हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। फार्मर्स कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज देयर सेल्स, तो इंक्रीज कर सकते हैं अपने सेल्स को आसानी से। सेकंड, कस्टमर नीड्स को मीट अप करो, है ना। कंसिडरिंग, ये कंसिडर करते हुए कि हमारा जो प्रेफरेंसेस है, ठीक है, कस्टमर्स का, फार्मर्स क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग एफर्ट्स बेटर करते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, फुलफिल कर सके, है ना। नेक्स्ट, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करो, कैसे, अपने यूनिक फीचर्स को हाईलाइट करके, है ना। फोर्थ क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, आप ऐसा प्राइस सेट करो कि आपको प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट से आप वापस से कुछ रीसेल करो, है ना। फिफ्थ क्या है, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। तो अगर मान लो सपोज करो आपके लिए कुछ ब्रांड है, तो उसके अवेयरनेस को जगाने के लिए, लोगों को पता चलाने के लिए आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते वक्त उसकी पैकेजिंग में कुछ ब्रांड के नाम एड ऑन करोगे, ओके। तो ये था हमारा पर्पस ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। अगर हम मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो उसकी एडवांटेज क्या होगी।
फर्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड सेल्स। अगर हम अपने प्रमोशंस करते हैं, प्रोडक्ट का पोजीशनिंग करते हैं, तो फार्मर्स क्या करेंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे पोजीशनिंग करके, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करके, है ना। उससे क्या होगा, उनके सेल्स को इंक्रीज होगा। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमें क्या करनी है, अगर मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो उससे क्या होगा, टारगेट कस्टमर्स बढ़ जाएगा और फार्मर्स क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग में अच्छे एफर्ट्स के साथ बेटर तरीके से कस्टमर्स के नीड को मीट अप कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंप्रूव्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। अगर सपोज कल हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि भाई ठीक है, मेरे ब्रांड में लोग मेरे ब्रांड को जाने, तो वो मैं कैसे करूंगी, while packaging the product I will paste some of my stickers of my brand। ठीक है, ओके। enhanced competitiveness, differentiating, कंपटीटर से डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट को कैसे, और फिर एनहांस करो कि यार इनके प्राइस तो बहुत ज्यादा है, तो मैं एक काम करती हूँ अपने प्राइस को कम कर लेती हूँ ताकि लोग ना मेरे पास जल्दी से आ जाए, इनके पास तो जाएंगे ही नहीं। तो कंपटीटर्स का प्राइस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइस को सेटअप करके आप क्या करोगे, अपने फार्मर्स या कोई भी प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना एक प्रॉफिट को सेटअप कर लेते हैं ताकि वो सस्टेन कर पाए मार्केट में। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट क्या है, ये देखो, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय अ बिजनेस। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करती है। While multiple companies only have a limited number of offerings, various organizations offer different kinds of products grouped under separate product lines। तो बहुत जगह पे है कि भाई ठीक है, एक ही प्रोडक्ट्स ऑफर किया जाता है ना, यहाँ पे क्या है, अलग अलग लाइंस के लोग हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो आपको ऑफर किए जाएंगे। ओके, देखो, ऑन द अदर, छोटे बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे देखो, सपोज कर लो कोई बिजनेस है, सपोज मैंने एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को, एक लार्जर कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपने स्ट्रेटेजीज लगा के अपने सेल्स को इंक्रीज करती है ना। अब दूसरी तरफ कौन है, एक बिजनेस जो ये देखती है कि भाई सिग्निफिकेंट लॉसेस के बाद अगर हमारा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, उसमें अगर कस्टमर्स का डिमांड हमें समझ में नहीं आता, तो हेंस क्या होगा, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर पॉपुलर अमंग कंज्यूमर्स। तो मैं क्या करूंगी यार, ठीक है, तो रेगुलर यूज इंसान क्या करता है, नमक, तो एक काम करती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ, नमक बेचती हूँ, क्योंकि वो तो रेगुलर कस्टमर्स यूज करेंगे हमारे, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अभी देखो इसमें हमें क्या क्या पढ़नी पड़ेंगी, डायमेंशंस क्या है प्रोडक्ट मिक्स का। पहला है लेंथ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपकी पोर्टफोलियो में। फॉर इंस्टेंस सपोज कर लो कि एक कंपनी है, 5 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइंस है, 10 प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द लाइंस, मतलब 5 लाइंस है, 1 2 3 4 5, और हर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर में 10 लाइंस है। ओके, तो यहां पे क्या होता है, in each of the lines, in this case the length will be 50। कितना हो गया हमारा, 50 हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, आपके प्रोडक्ट में और आपके मिक्स में क्या कंसिस्टेंसी रखे हो आप, है ना। द रिलेशनशिप कैन बी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेट्रा। फोकसिंग, हम ये फोकस करते हैं कि भाई देखो हमें क्या करनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि कंपनी का ब्रांड जो है वो लोगों तक पहुंचे, है ना, और लोग उसको कम प्राइस में खरीद सके। वन मस्ट रिमेंबर दैट हायर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड लोअर द कंसिस्टेंसी। जितने प्रोडक्ट्स का ऑफर करोगे उतनी कंसिस्टेंसी आपकी लो होती जाएगी। ओके, डेप्थ देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस और प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलर लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में। जनरली वेरिएशंस डिपेंड किस पे करती है, प्रोडक्ट का फीचर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज, शेप और एक्सेट्रा पे। सपोज कर लो कि कंपनी है वो फ्रूट जूस सेल करती है अलग अलग फ्लेवर्स का, बट जूस ही है ना, सब कुछ कहां पे है, सेम लाइन में है। कोई एप्पल का जूस सेल कर रहा है, मैंगो जूस है, गुआवा जूस है, तो कोई है जो सिर्फ एप्पल जूस सेल करता है, कोई है जो फ्रूट्स का जूस सेल करता है। तो प्रोडक्ट किसका अच्छे से बिकाएगा, किसका अच्छा सेल होगा, जो पूरे फ्रूट्स का सेल करता हो। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, विथ क्या है, कॉमनली रेफर टू एज अ ब्रेथ। विथ मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का लाइन offered by businesses to consumer. For example, if a fast moving consumer goods or FMCG company sells potato chips and soaps, it has 2 product का lines। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, सपोज करो कि मैं प्रोडक्ट में सोप भी बेचती हूँ, शैम्पू भी बेचती हूँ, पोटैटो चिप्स भी बेचती हूँ। जैसे होता है राशन का दुकान, तो वहां जब जाते हो तो आपको सिर्फ चावल नहीं मिलता, वहां पे आपको क्या क्या मिलती है, हाँ शैम्पू लेना है शैम्पू ले सकते हो, सोप लेना है सोप ले सकते हो, पोटैटो चिप्स ले सकते हो, खाने पीने का सामान ले सकते हो। तो 2 अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है ना। ओके,
However, 3 product lines if it starts offering biscuits. अगर मान लो मेरे पास अभी पोटैटो चिप्स था, अब सोप भी है, अब बिस्किट्स भी ऑफर कर रही हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, 3 प्रोडक्ट लाइन हो गया। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या प्रोडक्शन मिक्स डिसीजंस का? पहला है इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द प्राइमरी बिजनेस। ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्शन मिक्स क्या करेगी, आपको एज अ बिजनेस हेल्प करेगी आपके राइट सप्लाई और डिमांड को मीटअप करने के लिए। थर्ड क्या, एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट मिक्स विथ कैन प्रोवाइड द कंपनी विद द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ और डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। तो हम क्या करेंगे, मान लो विथ को देख लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे पास ये एबिलिटी होती है, ये सेटिस्फाई कर सकते हैं हम कि हमारे कस्टमर्स को नीड को कैसे हमें सेटिस्फाई करनी है। ओके, नेक्स्ट एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट मिक्स, हम उसे एक्सपैंड करेंगे। और लास्टली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होती है कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करने में और ब्रांड इमेज को मेंटेन रखने में। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन प्रोडक्शन मिक्स। तो नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। एवरी कंपनी, हर कंपनी ये एम करता है कि भाई मुझे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करनी है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन मिक्स करते हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मिक्सेशन करते हैं, राइट। कंपनी क्या प्रेफर करती है कि भाई मुझे प्रोडक्ट लाइंस को इंट्रोड्यूस करवानी है और ज्यादा। सपोज मैंने आपको बताया ना अभी तुरंत कि मैं सोप बेच रही थी, अब शैम्पू बेचने लगी, फिर मैंने बिस्किट बेचने लगा, तो यहाँ पे क्या है, मैं प्रोडक्ट लाइंस को और इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, कंपनी फॉर्मुलेट्स इट्स प्रोडक्ट मिक्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव इट हैज सेट। देयरफॉर अगर एडिशन होता है, सबट्रैक्शन होता है, रिप्लेसमेंट होता है प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट लाइंस का, तो प्रोडक्ट आइटम्स वो बेस्ड होती है कंपनी के टारगेट्स पे। सपोज करो मैं बोलूंगी यार ठीक है, मेरे पास ना कुछ राशन ग्रोसरीज के सामान है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मैं वेजिटेबल्स भी सेल करूं, अब चाहती हूँ मैं बॉडी में यूज किए हुए सोप्स को यूज करूं, बॉडी वॉश यूज करूं, उसको भी सेल करूं। तो क्या कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट का लाइंस को इंक्रीज कर रही हूँ, चाहूँ तो रिड्यूस भी कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, तो एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। डिमांड, मोस्ट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस आर टेकन कंसर्निंग डिमांड, कि अगर मान लो क्या मेरे कस्टमर्स मुझसे ये डिमांड करेंगे तभी मैं ये प्रोडक्शन मिक्स करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो डिपेंड करता है कस्टमर्स के डिमांड पे कि आपको प्रोडक्शन मिक्स करनी है या नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन के कॉस्ट, प्रोडक्शन मिक्स इज वाइडेंड और नैरो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम्स। कंपनी क्या प्रेफर करती है कि भाई मैं वही प्रोडक्ट्स को इसमें मिक्स करूं अगर मेरे पास उतना बजटेड लिमिट है या नहीं है। ठीक है, एट टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का राइज होना चाहिए। ओके, देन कंपनी डिसाइड्स टू ड्रॉप सच प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ ठीक है, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस को इंक्रीज करके रखूं और कुछ को कम कर दूं, तो लोग अगर ये खरीदने आएंगे ना तो ये भी खरीद कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा कम बेसी प्रोडक्ट का प्राइस पे चलते रहता है। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट मार्जिन और सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल बैलेंस्ड बना हुआ रहे। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट का कुछ रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस है। तो कंपनी क्या करे, जनरली जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट्स को बैन कर दे या रेस्ट्रिक्ट कर दे। ओके, एट टाइम्स कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, अपने सर्टेन प्रोडक्ट्स को स्टॉप करनी पड़ेगी। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर गवर्नमेंट बैन करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है कि भाई देखो तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो इलीगल है, तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना बंद करना होगा। ओके, नेक्स्ट डिमांड फ्लक्चुएशन, अगर मान लो कंज्यूमर्स के डिमांड फ्लक्चुएट होते रहे किसी ना किसी रीजन की वजह से, ओके, तो डिमांड इफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सीजनल इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूट्स का नॉन अवेलेबिलिटी होता है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है तब रिड्यूस होता है, वॉर के टाइम पे, ड्रॉट के सिचुएशंस पे, फ्लड के टाइम पे, या फिर कोई और रीजन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड एक्सचेंज ऑफ डिमांड को मीट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो है उनकी राइज होती है, कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट मिक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन। सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर क्या होती है प्रोडक्शन मिक्स का, कंपटीशन क्या क्या कर रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान देना है यार कि अगर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन मिक्स किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं वो जानना। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैज अ डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द कंपनीज प्रोडक्शन मिक्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ चैप्टर ना बहुत आसान सी है, अगर आप सिर्फ इसके बोल्ड पॉइंट्स को पढ़ के जाते हो तो यू कैन फ्रेम योर आंसर्स बाय योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार बोल्ड पॉइंट्स को ना अच्छे से देख लो। ठीक है ना, मैं नोट्स को तो ऐड करूंगी, आप बस बोल्डेड पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। सिर्फ बोल्ड पॉइंट्स को याद करो, अंदर का चीज तो आप खुद भी फ्रेम करके लिख पाओगे, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, अब क्या है, प्रोडक्शन का लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। जैसे मान लो हमारे जिंदगी का लाइफ साइकिल होता है ना, तो वैसे प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। तो एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स आल्सो हैव अ लाइफ साइकिल।
कि भाई जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में तब उसका क्या प्रोडक्ट का क्या वैल्यू था, क्या इफेक्टिविटी था, बट अब तो वो बहुत ही लेटेस्ट कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी लाइफ स्पैन तो खत्म हो जाएगी ना। ओके, तो उसका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। ओके, इंपॉर्टेंस क्या प्रोडक्शन के लाइफ साइकिल का? पहला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर मार्केट फोरकास्टिंग। मार्केट को प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जैसे सपोज करो मुझे पता है कि मेरे कुछ एक प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में सेल हो रही है, बट एट टाइम्स उसकी प्रोडक्ट का सेलिंग कम होगा क्योंकि उससे अच्छा फीचर वाला कुछ प्रोडक्ट्स और आ जाएंगे, तो वहां पे क्या है, हमारा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, sorry, strategies. Number one benefit of product life cycle is that it can help you to define the strategies which can be used based on life cycle stage. So, if a product is in growth stage, अगर मान लो लगता है कि भाई कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो ग्रोथ स्टेज में है, तो नेचुरली अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टमेंट का जरूरत है क्योंकि फिलहाल वो अभी ग्रोथ स्टेज में है ना। दस, स्ट्रेटेजाइजिंग, अगर हम कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर? डिसीजन मेकिंग, देखो अगर मान लो आप किसी मल्टीपल ऑप्शंस को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए, है ना, आपको डायरेक्शन चाहिए, तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो आपको क्या करेगा, मैनेज करने में हेल्प करेगा कि भाई अगर आप कुछ डिसीजंस को लेते हो तो क्यों ले रहे हो, क्योंकि सेल्स डाटा का उसका डाटा क्या है, टाइम डाटा कितना है उसका, तो वो डिसीजन आपको लेने में हेल्प करेगा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोरकास्टिंग सेल्स बिकम्स इजियर। अगर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर है तो उसको इजीली किसी और प्रोडक्ट से कैसे मूव ऑन करनी है। Therefore, what level of sales will it achieve? सपोज करो एग्जांपल, सैमसंग ने किसी नया फोन को लॉन्च किया है, उसको पता है कि कुछ मंथ बाद इट विल ग्रो फॉर 1 और 2 मंथ, तो 1 महीना या 2 महीने तक, सपोज करो कि फरवरी में अभी ना S26 आ रहा है, तो सैमसंग की कंपनी को पता है कि कुछ 3 से 6 महीना तक अभी प्रोडक्ट का ग्रोथ रहेगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस को उस तरीके से सेट कर लेंगे, है ना। इट विल रीच मैच्योरिटी फॉर 3 to 6 मंथ, कम से कम 3 से 6 मंथ तक जाएगी उसकी रीच, है ना। और फिर अगेन मॉडल क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, लोग उसको कम खरीदना शुरू करेंगे, कम खरीदेंगे उसको। ठीक है, तो सैमसंग का स्मार्टफोन सर्वाइव फॉर 2 to 3 years एट दी मैक्स, तो 2 से 3 साल तक अच्छे से सर्वाइव करती है, उसके बाद उसका मॉडल जो है वो गिर जाता है, तो उसके बाद नया इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है ना। Competitive advantage देखो, marketing manager can also run the product life cycle of a competitor's product besides running their own. Next क्या है, सपोज करो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, competitor product is in the introductory stage whereas company product is in the maturity stage. तो भाई देखो मेरे जो competitors हैं, मेरा कंपनी है, वो कुछ बेच रहे थे, तो उनका जो मार्केट है वो कुछ और बेच रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट का सेल कुछ और हो रहा होगा, और कंपनी से खरीद कर जो लेके जा रहे हैं उनका सेल कुछ और हो रहा होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट, सेइंग गुड बाय, इट इज ऑलवेज हार्ड टू से गुड बाय स्पेशली टू अ प्रोडक्ट यू लॉन्च्ड विद सो मेनी होप्स। हाउएवर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द परफेक्ट मेजर ऑफ व्हेन टू से गुड बाय टू अ प्रोडक्ट एंड इट कैन हेल्प मार्केटिंग मैनेजर्स विद द डिसीजंस टू एलिमिनेट द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर पोर्टफोलियो। तो मुझे पता है कि यार ठीक है मैं भी S26 को सेल करूंगी, मतलब सबको पता है कि फरवरी में S26 आने वाला है ना, तो जो बहुत होप से S25 को बनाया होगा ना, उसको पता होगा कि भाई कभी ना कभी मेरे पोर्टफोलियो से मुझे S25 को हटाना होगा और S26 को रिप्लेस करना होगा, है ना। तो लोगों को पता है ये चीजें, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि भाई प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट को आपने बहुत ही होप से, बहुत ही इंतजार में बनाया था, अब उसको आपको बाय बाय बोलना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेइंग गुड बाय, इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टेजेस क्या क्या है। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज, अगेन सेम चीज, इसमें क्या होता है, ब्रांड ट्रबल होती है ना। इस स्टेज में बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, डिमांड जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो बहुत ही एक अलग तरीके से लेवल पे उठा हुआ होता है। इस स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, प्रोडक्ट इज द ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज देखो, इसमें क्या होता है, रैपिड इंक्रीज होगा, सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज हो रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज होगा और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पेनिट्रेट्स अदर मार्केट सेगमेंट्स। ऑब्वियसली ग्रोथ स्टेज में क्या होगा कि एक बूम अप होगा प्रोडक्ट का, डिमांड का एकदम बूम होकर प्रोडक्ट का सेल होगा, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज देखो, इसमें क्या होता है, इस स्टेज में कंपैरेटिवली ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है। इस स्टेज में हाई कॉम्पिटिशन है, प्रॉफिट डिक्रीज रहता है, सेल्स ग्रोथ डिवाइड होती है 3 कैटेगरीज में। पहला क्या देखो, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डीके। ग्रोथ में क्या है, इसमें इंक्रीज है डिमांड का, ठीक है। स्टेबिलिटी में क्या है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, और डीके में क्या है, डिमांड गिर जाता है। तो एक में डिमांड बढ़ा हुआ है, एक में डिमांड सेम है, एक में डिमांड गिर गया,
ठीक है, तो ये 3 स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज में। फोर्थ क्या है, डिक्लाइन स्टेज। इसमें क्या होता है, सेल्स हमारा डिक्रीज हो रहा होता है, जैसे मान लो डिमांड जो है वो भी डिक्रीज होगा। देखो इसमें क्या होगा, डिक्रीज होता है प्राइस में, मार्जिन एकदम लोअर हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, कोई नया नया स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होता है। ओके, तो ये था हमारा डिक्लाइन स्टेज। नेक्स्ट देखो क्या है, लिमिटेशंस क्या है प्रोडक्शन लाइफ साइकिल का। पहला, फ्लक्चुएशंस इन सेल्स डाटा। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कि भाई ठीक है, ग्राफ कंप्लीटली डिपेंड करता है सेल्स डाटा पे। सेल्स मान लो मुझे पता है कि भाई इस तरीके से बढ़ा, अब वो पूरा सेम हो चुका है, मतलब कि ये क्या है हमारा, राइज हो रहा है, कांस्टेंट है, अब डीके होते जा रहा है। तो सेल्स डाटा के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल और कितने दिन तक जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट, डिले इन सेल्स डाटा। अनदर लिमिटेशंस क्या है कि अगर मुझे मान लो मुझे पता ही नहीं चला कि भाई सेल्स डाटा का क्या सेल्स डाटा है वहां पे, अगर मान लो उसमें डिले होता है तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। प्रॉपर डाटा नहीं मिलने से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वैरिंग मार्केट कंडीशंस। यहाँ पे क्या देखो, सेल्स डाटा वेरिएंस कर सकता है अगर आपकी मार्केटिंग कंडीशंस अगर वेरी करती है तो। देयरफॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर हिट इन वन प्लेस माइट नॉट बी हिट इन अदर रीजन्स। फोर्थ क्या है कि आपके एलिमेंट्स के इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स। सपोज करो मुझे पता है कि भाई ठीक है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितने दिन तक आने वाला है, प्रोडक्ट इटसेल्फ इज जस्ट 1 पी अमॉन्ग्स द 4 पीस, तो पता है कि भाई 4 पीस जो था ना हमारा, तो प्रोडक्ट खुद भी एक पीस था, है ना। तो उसके बाद क्या था, प्राइस था, प्लेस था, प्रमोशंस था, इवन पीपल पैकेजिंग भी था। तो ओवरऑल ये सब कुछ डिपेंड करता है सेल्स के डाटा पे कि सेल्स क्या है प्रोडक्ट की, आगे चल के क्या होने वाली है। प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस कम करना पड़ेगा, प्रमोशन कम करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखो, नॉट एप्लीकेबल टू ब्रांड और सर्विसेज। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है जनरली एप्लीकेबल नहीं होती ब्रांड या सर्विसेज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, जो आते हैं जाते हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज या डिक्लाइन स्टेज में है, ठीक है। देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ब्रांड्स खुद ही ग्रोइंग स्टेज पे रखती है इवन आफ्टर मैच्योरिंग और डिक्लाइनिंग, वेयरएज दे आर मैच्योरिंग और डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस क्या है मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। कुछ कंपनीज है जो एक या दो प्रोडक्ट को सेल करती है, बट बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को सेल करती है। सपोज करो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला अभी जस्ट कि कुछ चीजें बहुत ही कैसे होती है, मेनली कहां से होती है, सारी चीजें डाइवर्सिफाई होती है टारगेट से कि भाई मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं जो मेरे इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो कंपनीज क्या कोशिश करती है, ट्राई करती है कि भाई मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर करूं कस्टमर्स को, ताकि वो है ना उनके कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई कर सकूं, उनकी जर्नी के प्रोसेस को पूरा आइडेंटिफाई कर सकूं, ठीक है। तो इसका देखो अप्रोच क्या होता है, पहला है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG, ठीक है। तो इन्होंने एक यूनिक मैट्रिक्स फाउंड की थी, BCG मैट्रिक्स। 2 फैक्टर्स था इसमें, क्या क्या है, मार्केट शेयर, टोटल शेयर क्या है प्रोडक्ट का, हाई या लो, ठीक है। मार्केट ग्रोथ, टोटल मार्केट का क्या ग्रोथ है, CAGR, प्रेडिक्टेड क्या है कि आगे के 5 से 10 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस क्या है, देखो BCG मैट्रिक्स का पहला है स्टार्स, प्रोडक्ट्स दैट हैव हाई ग्रोथ एंड आल्सो हाई मार्केट शेयर आर नोन एज स्टार। जिस प्रोडक्ट का मुझे पता है कि भाई इसका हाई ग्रोथ होने वाला है, हाई रीच पहुंचेगा, अच्छा अमाउंट में मुझे प्रॉफिट मार्जिन होल्ड हो सकता है, तो उसे हम स्टार्स कहेंगे। कैश काउज देखो क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी अपने मैच्योरिटी लेवल में रीच कर चुकी है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कैश काउज। और इसमें हमें लग रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट हमें थोड़ी सी कम करेंगे ना तो चलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क्स देखो अब ये क्या है, प्रोडक्ट्स दैट हैव लो मार्केट शेयर बट हैव हाई ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर कम है बट ग्रोथ रेट हाई होने वाली है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब डॉग्स क्या है, प्रोडक्ट्स व्हिच हैव लो मार्केट शेयर एंड आल्सो लो ग्रोथ रेट, तो उसे हम डॉग्स कहेंगे। तो मैंने क्या पढ़ा, स्टार्स क्या है, हाई ग्रोथ रेट है, तो ये हो गया स्टार्स। सेकंड क्या है, कैश काउस, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज में रीच अप कर चुका है। क्वेश्चन मार्क्स क्या है कि भाई लो मार्केट रेट है बट हाई ग्रोथ रेट है। डॉग्स में क्या है, लो मार्केट शेयर रेट और ऑल्सो मार्केट रेट भी इसका कम ही है, दोनों चीज कम होता है, ठीक है ना। ओके, तो बॉस्टन मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई फॉलोइंग असम्पशंस के ऊपर, पहला मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है अगर हम एडवर्टाइजमेंट और अच्छे से करेंगे तो, इन्वेस्ट करेंगे तो, ठीक है। और मार्केट में गेन कब होगा, जब कैश में सरप्लस होगा, ओके। अभी देखो इसमें कुछ इनकी इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस है। पहले इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हेल्प करती है ये हमें डिसीजंस मेकिंग में,
है ना, प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्ट करनी है, किस में इन्वेस्ट नहीं करनी है, तो वो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन। इससे क्या होगा, मुझे पता होगा भाई, ठीक है, कंपनी को पता होगा कि मुझे किस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आइडेंटिफाइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे पता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट में मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जैसे मान लो स्टार्स में और सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स में, यानी कि देखो इसमें स्टार्स और क्वेश्चन मार्क्स, सिर्फ इसमें ही मुझे ग्रोथ रेट मिल सकती है। ओके ना, एनहांसेस प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट हमारा एनहांस होता है, रिस्क मैनेजमेंट हम सीखते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलता है। ओके, सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस कि भाई क्या, क्यों हमें ये बीसीजी मैट्रिक्स करनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल होता है, बहुत ही इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लार्जर कंपनीज इसको यूज कर सकती है, हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स टू इवैल्यूएट बैलेंस इन द फर्म्स करंट पोर्टफोलियो, कि भाई मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टार्स चल रहा है, कैश काउज है, क्वेश्चन मार्क्स है या डॉग्स चल रहा है, अभी फिलहाल स्टेज क्या है मेरी प्रोडक्ट की। मैट्रिक्स क्या इंडिकेट करती है, हमारी कंपनी की प्रॉफिट क्या है। इसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज ही हैं ऑपरेट करने के लिए। क्या क्या है वो 4 कैटेगरीज, स्टार्स, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। ओके, नेक्स्ट देखो लिमिटेशंस क्या है। नाउ बीसीजी मैट्रिक्स क्लासिफाइज बिजनेसेस एज ए लो एंड हाई, बट जनरली बिजनेस कैन बी मीडियम आल्सो। यहाँ पे देखो दूसरी चीज क्या लिखी है कि हाई एंड लो इज हाईली सब्जेक्टिव, डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई, आप कम में वैसे में बहुत ही मुश्किल से सब्जेक्टिव कर पाओगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट बीसीजी का यूज हम क्यों करते हैं, मैनेजर्स को हेल्प नहीं हो सकता अकाउंट से रजिस्टर करने में, बट हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल्स डाटा देख सकते हैं इससे। ठीक है, मार्केट जो है वो क्लियरली डिफाइन होती है एज अ मॉडल, क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स एक मॉडल है। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग डाटा ऑन द मार्केट शेयर एंड द मार्केट ग्रोथ। सिक्स्थ क्या है, फ्रेमवर्क अज्यूम्स दैट ईच बिजनेस यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, अगर आप बीसीजी मैट्रिक्स को फॉलो करते हो तो कुछ लिमिटेशंस आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। सो गाइस, बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये हमारा। अब चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसको बहुत ही स्पीड में पढ़ लो। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, उसको आप लोग देख लेना। साथ ही जो क्वेश्चन आंसर्स ऐड करूंगी ना, उसको प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। क्वेश्चंस अगर मान लो कुछ वर्ड चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस में भी सिमिलर, वो सिमिलर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको बस इतनी सी ही पढ़ के जानी है। ओके, हम लोग मिलेंगे हमारे यूनिट 2 में, विच इज मार्केट सेगमेंटेशंस। बट आपको क्या करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।